अगली जो अपनी हेडिंग है वो है गोल्जी काई। क्या है? गोल्जी काई। तो ये गोल्जी काई की संरचना है। गोल्जी काई की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। इसमें जो लंबी नलिकाएं हैं, इन लंबी नलिकाओं को सिस्टर्नी कहा जाता है। जो गोल संरचनाएं दिखाई दे रही है, इन गोल संरचनाओं को पुट्टिकाएं कहा जाता है। गोल्जी काई की खोज है वो सर्वप्रथम कैमिलो गोल्जी ने की थी। गोल्जी काई की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी और इन्हीं के नाम के आधार पर इसे गोल्जी काई कहा जाता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम कैमिलो गोल्जी ने उल्लू के तंत्रिका कोशिका में इसकी खोज की थी। ये सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने उल्लू के तंत्रिका कोशिका में गोल्जी काई की खोज की थी। पादप कोशिका में इसे बैक्टीरियोसोम भी कहा जाता है। गोल्जी काई का निर्माण सिस्टर्नी व पुट्टिकाओं द्वारा होता है। लंबी जो संरचनाएं होती है वो सिस्टर्नी कहलाती है। गोल या अंडाकार जो संरचनाएं होती है गोल्जिकाओं में, उन्हें पुट्टिकाएं कहा जाता है। इसके रासायनिक संगठन में 60% प्रोटीन और 40% वसा का होता है। तो जो गोल्जिकाएं हैं वो 60% प्रोटीन और 40% वसा से निर्मित होती है। गोल्जिकाओं की मुख्य कार्य, गोल्जिकाएं है मुख्य रूप से श्रवण का कार्य करती है। यह उन कोशिकाओं में अधिक संख्या में पाया जाता है जो श्रवण का कार्य करती है, जैसे अग्नाशय ग्रंथि की कोशिकाएं, यानी ऐसी शरीर में उपस्थित ऐसी कोशिकाएं जिससे विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ स्रावित होते हैं, उनमें गोल्जिकाएं है वो मुख्य रूप से पाई जाती है। जैसे कि अग्नाशय ग्रंथि की कोशिकाएं, अग्नाशय ग्रंथि है इसमें 3 प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो पाई जाती है। अग्नाशय ग्रंथि इसके 2 भाग होते हैं। एक भाग तो होता है एसिनाई समूह है और एक होता है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। जो एसिनाई समूह है, एसिनाई समूह के द्वारा अग्नाशय रस स्रावित होता है और जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं हैं अग्नाशय ग्रंथि में, इस लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में एल्फा, बीटा और गामा कोशिकाएं पाई जाती है। इन कोशिकाओं के द्वारा एल्फा कोशिका है इसके द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित होता है। बीटा कोशिका है इसके द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है और गामा कोशिका है इसके द्वारा सोमेटोस्टेनिन हार्मोन स्रावित होता है। तो हार्मोन श्रवण का कार्य करने वाली जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं में गोल्जिकाएं हैं वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। थायराइड ग्रंथि की कोशिकाएं व स्तन कोशिकाएं, थायराइड ग्रंथि की कोशिकाएं हैं इसके द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। स्तन ग्रंथि की कोशिकाएं हैं इसके द्वारा दुग्ध स्रावित किया जाता है। यह कोशिका भित्ति के निर्माण में काम में आता है। पादपों के अंदर गोल्जिकाएं हैं वो कोशिका भित्ति के निर्माण में काम में आता है। इसके द्वारा शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण किया जाता है। जो गोल्जिकाएं हैं, गोल्जिकाओं के द्वारा शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण किया जाता है। इसमें उपस्थित सिस्टर्नी व पुट्टिकाओं के टूटने से लाइसोसोम व पेरोक्सिसोम का निर्माण किया जाता है। ठीक है, गोल्जिकाएं हैं, गोल्जिकाओं में सिस्टर्नी और पुट्टिकाएं हैं, 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो सिस्टर्नी और पुट्टिकाएं जब टूटती है तो इनके टूटने से ही कोशिका के अंदर लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम है वो बनते हैं। तो गोल्जिकाओं के द्वारा ही लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम का निर्माण भी किया जाता है। अगला पॉइंट है राइबोसोम। यह झिल्ली विहीन कोशिकांग होता है, यानी अभी तक हमने जितने भी कोशिकांग पढ़े हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, हरित लवक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और लवक है ये तो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, इन पर 2-2 झिल्लियां पाई जाती है। फिर हमने पढ़ा गोल्जिकाएं अंतःपर्दवी जालिका एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है, इनके ऊपर चारों ओर झिल्लियां है वो पाई जाती है। अगला पॉइंट है राइबोसोम। राइबोसोम में वो झिल्ली विहीन कोशिकांग है, राइबोसोम के ऊपर कोई भी झिल्ली है वो नहीं पाई जाती है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। तो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी होता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी पाया जाता है। इसमें प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण करना, तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य है वो राइबोसोम में संपन्न होता है। सर्वप्रथम
रॉबिन्सन व ब्राउन ने पादप कोशिका में इसकी खोज की थी। तो राइबोसोम की खोज की थी रॉबिन्सन और ब्राउन ने पादप कोशिका में, और प्लेड ने जंतु कोशिका में इसको देखा था, और जंतु कोशिका में इसकी खोज की थी प्लेड ने। राइबोसोम का आकार का मापन अवसाधन गुणांक या स्वेडबर्ग यूनिट में किया जाता है। ठीक है, स्वेडबर्ग यूनिट होती क्या है, या अवसाधन गुणांक क्या होता है, इसको समझो। राइबोसोम है वो दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। जो इसमें S है वो इकाई के रूप में यह यूनिट को दर्शाता है। ठीक है, और S यूनिट को स्वेडबर्ग यूनिट या अवसाधन गुणांक कहा जाता है। यह सेंट्रीफ्यूगल मशीन द्वारा होता है। राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक तो 70S राइबोसोम और दूसरा होता है 80S राइबोसोम। पहला है 70S राइबोसोम। यह राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका के जो 70S राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया व हरितलवक में पाया जाता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S राइबोसोम होता है। इसके अलावा यूकैरियोटिक कोशिका का जो माइटोकॉन्ड्रिया है और हरितलवक है उसमें भी 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। 70S राइबोसोम दो उप इकाइयाँ होती है, एक 50S की और एक 30S की। इसमें बड़ी उप इकाई 50S व छोटी उप इकाई 30S टोपीनुमा संरचना के रूप में जुड़ी रहती है। दूसरा प्रकार का जो राइबोसोम है वो है 80S प्रकार का राइबोसोम। यह यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य, खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका व केंद्रक में पाया जाता है। इसमें दो उप इकाइयाँ 60S व 40S होती है। तो 70S राइबोसोम 50S और 30S उप इकाइयों से मिलकर बनाता है। 50S उप इकाइयाँ हैं वो बड़ी आकार की होती है, 30S उप इकाई छोटी आकार की होती है। 80S राइबोसोम भी दो उप इकाई से मिलकर बना हुआ है, 40S और 60S। 60S उप इकाई है वो बड़े आकार की और 40 उप इकाई है वो छोटे आकार की होती है। ठीक है, ये RNA का एक भाग है। इस RNA पर यहाँ पर ये राइबोसोम है, ये जो संरचना दिख रही है राइबोसोम की है। जब एक से अधिक राइबोसोम पाए जाते हैं तो एक से अधिक राइबोसोम के पाए जाने को पॉलीराइबोसोम कहा जाता है। एक से अधिक राइबोसोम के पाए जाने को पॉलीराइबोसोम कहा जाता है। सामान्य अवस्था में राइबोसोम की दोनों उप इकाइयाँ अलग अलग रहती है। सामान्य अवस्था में राइबोसोम की दोनों उप इकाइयाँ अलग अलग रहती है। प्रोटीन संश्लेषण के समय ये mRNA पर जुड़ जाती हैं। इनका जुड़ना व पृथक होना मैग्नीशियम आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो राइबोसोम जुड़ रहा है या हट रहा है, दोनों है वो मैग्नीशियम आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। इसके बाद में है राइबोसोम है। राइबोसोम के अंदर दो स्थल होते हैं। पहले स्थल का नाम होता है एमिनो अम्ल ग्राही स्थल और दूसरा होता है पेप्टाइड बंध निर्माण स्थल। ठीक है, तो राइबोसोम में दो स्थल पाए जाते हैं, एमिनो अम्ल ग्राही स्थल और पॉलीपेप्टाइड बंध निर्माण स्थल। राइबोसोम में दो स्थल होते हैं, एमिनो अम्ल स्थल और पेप्टाइड बंध निर्माण स्थल। राइबोसोम का कार्य, राइबोसोम का मुख्य रूप से कार्य है वो प्रोटीन संश्लेषण होता है। अगला पॉइंट है लाइसोसोम। लाइसोसोम है, इसका हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि गोल्जिकाएं हैं। गोल्जिकाओं में जो सिस्टर्नी और पुट्टिकाएं पाई जाती है, सिस्टर्नी और पुट्टिकाओं के टूटने के कारण लाइसोसोम है इसका निर्माण होता है। ठीक है, लाइसोसोम शब्द है ग्रीक भाषा के दो शब्दों लाइसो व सोमा से मिलकर बना हुआ है। लाइसो का अर्थ होता है डाइजेस्टिव यानी पाचक और सोमा का अर्थ होता है बॉडी अर्थात पाचक काय। पाचक काय का नाम लाइसोसोम रखा गया है।
लाइसोसोम में लगभग 50 से अधिक प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जिनके द्वारा विभिन्न पदार्थों का अपघटन कर उनका पाचन किया जाता है। एंडोसाइटोसिस की क्रिया से जो पदार्थ ग्रहण किए जाते हैं उनके साथ प्राथमिक लाइसोसोम जुड़कर द्वितीयक लाइसोसोम का निर्माण कर लेता है और इसमें उपस्थित पाचक एंजाइमों द्वारा पदार्थों का अपघटन कर उनका पाचन कर लिया जाता है। तो लाइसोसोम है, लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? कोशिका की आत्मघाती थैली। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो लाइसोसोम है, इस लाइसोसोम में बहुत प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं और ये एंजाइम विभिन्न प्रकार के अपघटन की क्रिया का काम करते हैं। ठीक है। अपचयित पदार्थों को एक्सोसाइटोसिस की क्रिया द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। लाइसोसोम है, इसके कार्य लाइसोसोम द्वारा बाह्य कोशिकीय पदार्थों का पाचन किया जाता है। इसके द्वारा अंतःकोशिकीय पदार्थों का पाचन किया जाता है। यह स्वलयन की क्रिया में सहायक होता है जिसके द्वारा पुरानी व मृत कोशिकाओं का अपघटन किया जाता है और स्वलयन की क्रिया के कारण ही राइबोसोम को लाइसोसोम है, इसको कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं क्योंकि ये कोशिका का स्व पाचन करने की क्षमता इसके अंदर होती है। यह कोशिका विभाजन में सहायक होता है। ये निषेचन के दौरान अंड कोशिका की झिल्ली को अपघटित कर शुक्राणु के प्रवेश के लिए मार्ग का निर्माण करता है। तो ये लाइसोसोम के कार्य हो गए। ठीक है। अगला टॉपिक है पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम का निर्माण भी गोल्जिकाओं के सिस्टनी और पुट्टिकाओं के टूटने से ही होता है। यह एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इसकी खोज टोलबर्ट ने की थी। यह प्रकाश संश्लेषी कोशिकाओं में प्रकाश श्वसन की क्रिया करता है। ठीक है। ये उनमें पाया जाता है जिनके अंदर प्रकाश श्वसन की क्रिया होती है। इसमें कैटालेज व ऑक्सीडेज वर्ग के एंजाइम होते हैं जिनके द्वारा विभिन्न पदार्थों का अपघटन किया जाता है। कार्य देखो इसके, यह माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक के साथ मिलकर प्रकाश संश्लेषण की श्वसन की क्रिया है वो संपन्न करता है। जंतु कोशिका में इसके द्वारा वसा का अपघटन किया जाता है। यह कोशिका में विषैले पदार्थों को अपघटित करता है। तो ये पेरोक्सिसोम के कार्य है। अगला पॉइंट है ग्लाइओक्सिसोम। ग्लाइओक्सिसोम, इसकी खोज वीवर्स ने की थी। ग्लाइओक्सिसोम, इसकी खोज वीवर्स ने की थी। ये एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जिनके द्वारा ग्लाइओक्सिलेट चक्र की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किया जाता है। तो ग्लाइओक्सिसोम है, खोज वीवर्स ने की थी। एकल झिल्ली कोशिकांग है, इसके अंदर विभिन्न प्रकार के एंजाइम है और ये एंजाइम ग्लाइओक्सिलेट चक्र की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करने में सहायता करते हैं। तो ये कोशिकांग है अपने ग्लाइओक्सिसोम, पेरोक्सिसोम, ठीक है, गोल्जिकाई, अंतःपदवी जालिका, ठीक है, इन और राइबोसोम, इन कोशिकांगों के बारे में पढ़ चुके हैं। अगले वीडियो में जो अगला कोशिकांग है तारकाई, इसके बारे में पढ़ेंगे जो केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। पादप कोशिका में तारकाई नहीं पाया जाता है।